ख़वातीन व हज़रात को आरफ किसाना के चैनल पर खुश आमदेद। आज मेरे साथ जनाब आकिब चौधरी हैं। ये यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं अपनी फैमिली के साथ। गुज़श्ता दिनों आपने मेरा एक व्लॉग देखा था जिसमें स्टडी इन स्वीडन के हवाले से मैंने बात की थी, और उसमें मैंने कहा था कि आपकी मुलाकात मैं उनसे करवाऊंगा जिन्हें आए हुए स्वीडन में भी सिर्फ 3-4 माह हुए हैं। और आज के व्लॉग में हम स्टडी इन स्वीडन का जो पूरा प्रोसेस है A to Z उस पर बात करेंगे। कौन कौन सी आपको चीज़ें चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, तरीकाकार, एम्बेसी इंटरव्यू, फिर आपने जब स्वीडन आना है, आने से पहले आपने किस तरह की तैयारी करनी है, फिर यहाँ स्वीडन आके फैमिली के साथ रह रहे हैं या अकेले आप यहाँ पे घर तलाश करना, फिर उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, यहाँ पे जॉब की सूरत हाल क्या है, यहाँ पे स्टडी की सूरत हाल क्या है। गर्ज के आज के इस व्लॉग में आपको वो तमाम मालूमात मिल सकेंगी जो कोई भी शख्स चाहता है, जो स्वीडन पढ़ने के लिए आना चाहता है। जिन लोगों ने अभी ये जो इस वक्त जनवरी 15 जो लास्ट डेट है स्वीडन में एडमिशन्स के लिए, जिन्होंने उसके लिए अप्लाई कर रखा है या कर रहे हैं अभी, और या मुस्तकबिल में आना चाहते हैं, या इवन वो भी जो भी स्टूडेंट हाल ही में स्वीडन आए हैं, वो भी अगर बहुत सी मालूमात चाहते हैं, तो उन सब के लिए मैं समझता हूँ कि आज की हमारी ये जो गुफ्तगू है ये उन सब के लिए बहुत ही अहम होगी। आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे इस तरह की इंटरव्यूज आपको पहले भी देखने को मिले हैं, और मैंने स्टडी इन स्वीडन के हवाले से भी एक प्ले लिस्ट बनाई है, अलावाजी जॉब्स के हवाले से भी, इमिग्रेशन के हवाले से भी, और यहाँ के जो अपडेट्स हैं, ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पे वक्तन फ़वक्तन आप देखते रहते हैं। उन सब का अहाता आज की हम इस गुफ्तगू में करेंगे। और साथ ही आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ कि जो लोग पाकिस्तान से स्वीडन आना चाहते हैं, या इवन जो लोग स्वीडन रह रहे हैं, स्वीडन के बारे में हाल ही में मैंने एक किताब लिखी है वतन सानी, जिसमें स्वीडन के बारे में तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं, तालीम के हवाले से भी, इमिग्रेशन के हवाले से भी, यहाँ के रस्म व रवाज के हवाले से भी। तो हम आगाज़ इससे करते हैं। मैं जनाब आकिब चौधरी साहब, आपको मैं अपनी किताब पेश करता हूँ। ये जनाब स्वीडन के बारे में आपको तमाम तर जो मालूमात है वो फ्राहम करेगी, और आप इसे पढ़ के आप अपने दोस्त अहबाब को भी बता सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। और दूसरा ये कि अभी आपको आए हुए तकरीबन 3-4 माह हुए हैं। बिल्कुल। मैं सितंबर में आया था। अच्छा, आपने इससे पहले मेरा कोई व्लॉग देखा था? जी, मैं अक्सर देखता हूँ, बल्कि मेरे फादर ने मुझे स्पेशल आपकी एक वीडियो भेजी थी कि आप इनको फॉलो करें, इनको देखा करें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स होते हैं इनके। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मैं पहले भी देखता हूँ और फॉलो भी बल्कि कर रहा हूँ। अच्छा, जब आप पाकिस्तान में थे? जी, पाकिस्तान में भी देखता था, और यहाँ पे आके बल्कि मैं ज़्यादा देखना शुरू किया, क्योंकि ज़ाहिर है आप चीज़ें कंपेयर करते हो यहाँ पे आके, तो फिर चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप पाकिस्तान कहाँ से हैं, आपकी जो तालीम थी उस हवाले से, या बाकी दीगर एक्टिविटीज़ के बारे में मुख्तसरन बताइए, फिर हम बाकी सवालों की जानब करते हैं। अच्छा, मैं बेसिकली लाहौर से हूँ। शुरू से लाहौर में ही हम रहते हैं। सारा मेरा जो पिछला फैमिली है वो सारे हम लोग लाहौर से ही हैं। और मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी ग्रेजुएशन से। मैंने बैक इन 2019 फास्ट से ग्रेजुएशन की, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद मेरा कोई इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है कोई 5-6 साल का। मैंने डिफरेंट 2-3 कंपनीज में जॉब की, और उसके बाद मेरा माइंडसेट बना के मास्टर्स परस्यू करना चाहिए। तो फिर उसके लिए मैंने यहाँ पे स्वीडन में मास्टर्स के लिए अप्लाई किया। तो आज आपके सामने इधर बैठे हैं। अच्छा, ये था आपका जो है वो बैकग्राउंड। आपने स्वीडन का इंतखाब क्यों किया हायर स्टडीज के लिए? अच्छा, मेरे लिए स्वीडन का इंतखाब ये था, मेरी सबसे बड़ी मेन वजह ये थी कि मैं फैमिली के साथ मूव होना चाहता था। तो स्वीडन एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे मैं फैमिली के साथ मुझे एक ऑप्शन मिल रहा था। तो मेरे लिए मेजर वजह ये थी स्वीडन आने की। उसके अलावा यहाँ पे दूसरी वजह ये थी कि स्टडीज़ आईटी में, आईटी में यहाँ पे स्वीडन में इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है। तो इस वजह से मैंने स्वीडन को चूज़ किया। ठीक है, आईटी और फैमिली की वजह से। पाकिस्तान से बाकी भी बहुत से मुल्कों में लोग जाते हैं हायर स्टडीज के लिए, और किसी मुल्क में भी फैमिली के साथ है इस तरह का ऑप्शन? जी, 1-2 कंट्रीज और भी हैं, जैसे फिनलैंड है, उधर भी आप मेरा ख्याल फैमिली के साथ जा सकते हैं। और स्वीडन एक है, और इसके अलावा 1-2 और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं। पहले यूके में था, लेकिन यूके ने भी आई गेस वो बंद कर दिया। जो मास्टर्स में पहले आप जा सकते थे फैमिली के साथ, लेकिन अब नहीं जा सकते वहाँ पे यूके में भी। तो
इसलिए मेरे लिए तो मेन वजह यही थी कि स्वीडन में एक फैमिली के साथ फैमिली के साथ विद मतलब उसी टाइम आप आ सकते हैं, इकट्ठे आ सकते इकट्ठे हैं। आ सकते तो हैं। आप यानी आप आपकी अहलिया और आपकी बेटी आप जी इकट्ठे स्वीडन जी जी, हम इकट्ठे एक ही फ्लाइट में आए हैं। किस दिन आए थे स्वीडन? मैं आया हूँ सितंबर 6th, 6 सितंबर। 6th में। यानी आपको अभी तकरीबन 4 माह हुए हैं, जी, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। 4 मंथ्स हुए हैं। अच्छा, पहला दिन कैसा था जब आप स्वीडन आए हैं, यहाँ पे लैंड किया है एयरपोर्ट पे, कैसा पहला लगा? दिन जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे एक फ्रेंड ही थे, मतलब जो हमारे मेरे फादर के फ्रेंड थे, वो उन्होंने मुझे रिसीव किया एयरपोर्ट से। तो उन्होंने मुझे ड्रॉप किया, तो रास्ते में मैं देख रहा था कि मतलब बहुत खूबसूरत है स्वीडन। वैसे मतलब नेचर जी। काफ़ी है, तो बस एक ज़रा अजीब भी कह सकते हैं, एक खुशी कैफियत भी मुख्तलिफ सी मुख्तलिफ कैफियत थी। तो खैर अच्छा लगा। जी, ये आज के इंटरव्यू के लिए मैंने इनका इंतखाब इसीलिए किया है कि इनको भी तकरीबन 3-4 माह हुए हैं, ये बिल्कुल नए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, स्टडी वीज़ा पे आए हैं। तो इसलिए जो बहुत से लोग राब्ता करते हैं मेरे साथ स्वीडन आने के लिए, तो आज वो हम तमाम बातें जो है वो इनसे पूछेंगे, इनके तजर्बे की रोशनी में। और साथ ज़ाहिर है मेरा भी जो इनपुट होगा, मुझे 30 साल हो गए, इनको 4 माह हुए हैं। अच्छा, स्वीडन एडमिशन्स के लिए हम शुरू करते हैं बिल्कुल आगाज से। उसके लिए यहाँ स्वीडन मोस्टली लोग बैचलर्स या मास्टर्स के लिए, आप मास्टर्स के लिए आए हैं। मास्टर्स के लिए आया। अच्छा, मास्टर्स के एडमिशन के लिए अमूमी तौर पे लोग जो है वो अप्लाई करते हैं, ये जो स्प्रिंग सेमेस्टर है जी जी, जिसकी लास्ट डेट है 15 जनवरी। 15 जनवरी तो ऑटम इनटेक कहते हैं इसको। ऑटोम इनटेक जी कहते जी। हैं। तो इसमें 15 जनवरी का जो लास्ट डेट है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या तरीकाकार है? अच्छा, सबसे पहले तो आप स्टार्ट करें अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन से। जी। जो आपकी मैट्रिक इंटर की डिग्रीज हैं, उनको आप अटेस्ट करवाएंगे बोर्ड ऑफिस से। जी। सबसे पहले बोर्ड ऑफिस से आप अटेस्ट करवाएंगे। हम्म। सेकंड नंबर पे आप आईबीसीसी, जो इंटर बोर्ड का एक अदारा है, जी। उससे आप अटेस्ट करवाएंगे। ठीक ये है। आपकी मैट्रिक और इंटर की डिग्रीज आप वहां से अटेस्ट करवाएंगे, ठीक ठीक है। है। सेकंड नंबर पे जो अगर आपने मास्टर्स के लिए आना है, तो बैचलर्स की डिग्री को आपने टेस्ट करवाना है ठीक एचईसी से। ठीक है। एचईसी से टेस्ट करवाएंगे। ये कंपलसरी है, मतलब यहाँ पे एडमिशन के लिए ना, कहीं पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करने के लिए ये जरूरी है। अच्छा, उसमें अगर डिटेल मार्कशीट जो है वो डिग्री पे ना हो तो वो भी अलग से करवानी होगी? जी जी, वो जो अगर ट्रांसक्रिप्ट आपकी जो है, वो अगर डिग्री के साथ नहीं है, तो वो भी आपने टेस्ट करवानी है, ठीक वो है। भी आपने एचईसी से टेस्ट करवानी है। और फॉरेन ऑफिस से जरूरी है? फॉरेन ऑफिस से स्वीडन के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने अपने केस में उसको अटेस्ट करवा लिया था, अपोस्टाइल भी करवा लिया था। फॉरेन ऑफिस से भी 2 किस्म की अटेस्टेशन होती है, एक सिंपल मोफा अटेस्टेशन होती है, एक अपोस्टाइल अटेस्टेशन होती है। तो मैंने अपने केस में दोनों करवा ली थी कि हो सकता है कि मैं, अगर अल्लाह ना करे स्वीडन नहीं होता, तो कहीं और पे किसी और मुल्क के हाँ, लिए। किसी और मुल्क में अप्लाई बस कर ये सकता बेहतर है कि डिग्रीज हूँ। मुकम्मल जब आप करवा रहे हैं टेस्ट, तो आप करवा ही लें। अच्छा, ये सारी अटेस्टेशन वगैरह पे कितने पैसे लग जाते इस पे देखें, अपोस्टाइल जो है ना, अपोस्टाइल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बाकी जो बोर्ड की डिग्रीज वगैरह हैं, और ये इन पे इतने पैसे नहीं लगते। इस पे आप लगा लें कोई 15 to 20,000 के अराउंड आप ये डिग्रीज अटेस्ट करो। लेकिन अगर आपने अपोस्टाइल भी करवाना है ना, वो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल 8,000 मैंने एक डॉक्यूमेंट का दिया था उसको। अच्छा। तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, वो डिपेंड करता है आपने कितने पेजेस अटेस्ट करवाने हैं, उस हिसाब से 50,000 के अंडर ये चीज हो जाती अच्छा, है, यानी 40 to 50,000 के अंदर। एग्जैक्टली एक तो होगी कि आपने अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी, जी वो हो गई। दूसरा, यहाँ पहले तो लोग आते थे, इंग्लिश का सर्टिफिकेट दे देते थे बिल्कुल, जी, हमारे जो इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी इंग्लिश है। प्रोफिशिएंसी हाँ, लेटर दे देते थे। अब वो नहीं चलता, तो जी, अब क्या करना पड़ता है? अब ये है कि आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा, या आइल्स या पीटी देना पड़ेगा, या टोफल का मुझे कंफर्म नहीं है। आइल्स और पीटी का मुझे पता है कि ये आपने देना है। और आइल्स का भी मिनिमम 6.5 बैंड चाहिए आपको ओवरऑल, नो लेस देन 6 अच्छा। फॉर मास्टर्स। ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन के लिए आई गेस ये 6 है। ठीक है। मतलब जो ओवरऑल आपको 6.5 चाहिए, वहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए आपको 6 चाहिए। अच्छा, ये करने के लिए जो आइल्स वगैरह, इसमें टोटल कितने के एक्सपेंस लग जाते हैं एक आम आदमी को वहाँ पे? ज़ाहिर है देखिए, उसे एकेडमी जाना है, अगर पढ़ना तो है। सिर्फ टेस्ट देना है, अगर आपने प्रिपरेशन खुद करनी है, मैंने अपने केस में खुद ही की थी, मैं किसी एकेडमी में नहीं गया। तो उस केस में आपकी जो आइल्स की फीस है, वो 65,000 के अराउंड है। इतनी ही है, 65,000 या 67,000 इसके अराउंड है आइल्स की फीस। तो बस वही है। अगर आपने प्रिपरेशन करनी है एकेडमी से, तो आप इसको 20-30,000 ऐड करने, मतलब अंडर 1 लाख
ठीक है। अच्छा जनाब, ये दोनों चीजें होंगी, आपके डॉक्यूमेंट तस्दीक हो गए, आपका आइल्स इंग्लिश का आपके पास जी, सर्टिफिकेट आ गया, अब आपने करना है अप्लाई। अब आपने तो अप्लाई करना बिल्कुल। स्वीडन में अप्लाई करने का आप बताइएगा, आपने किस तरह से किया, और क्या इसके लिए किसी एजेंट के पास जाना या किसी कंसल्टेंट के पास जाना जरूरी है, और आप किस कंसल्टेंट के पास गए थे? मैं किसी भी कंसल्टेंट के पास नहीं गया, मैंने सारी अपनी खुद रिसर्च की थी। खुद ही मतलब ऑनलाइन, या कुछ लोगों ने मुझे गाइड किया था, जो मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे गाइड किया था। और लेकिन मैंने किसी कंसल्टेंट के पास नहीं गया। मैं शुरू में गया हूँ कंसल्टेंट के पास, लेकिन मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिया उनसे जी कि क्या-क्या चीज़ें हैं। उन्होंने भी कुछ ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। जी। तो मैंने फिर सोचा कि पहले मैंने यही सोचा कि कर लेते हैं, कोई नहीं, थोड़े से पैसे दे लेते हैं। हम्म लेकिन फिर मैंने जब देखा कि उनको खुद भी इतना नॉलेज नहीं है, उनसे ज़्यादा नॉलेज मैंने हम्म खुद हम्म कर लिया, तो फिर उसके बाद मैंने सारा खुद ही अप्लाई किया। हम्म असल में इतना मुश्किल प्रोसेस है नहीं। हम्म, हमारे पास स्वीडन के लिए एक उन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है, यूनिवर्सिटी एडमिशंस डॉट एसी, जी ठीक ठीक है? है जी। वहाँ पे हर बंदे ने वहीं पे अप्लाई करना है। अलग-अलग यूनिवर्सिटी में जाके अपना आपने अप्लाई नहीं करना। जी सिंपल एक ही पोर्टल है, वहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। 4 जी। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में या 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर अप्लाई सकते कर हैं। सकते, ठीक है। आप एक यूनिवर्सिटी में भी 4 डिफरेंट प्रोग्राम में अप्लाई या कर सकते डिफरेंट हैं, या यूनिवर्सिटीज। डिफरेंट यूनिवर्सिटी में भी 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ जाके आपने सिंपल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, उनकी प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी है आपने। हम्म 4 प्रायोरिटीज़ आपने हम्म सेलेक्ट करनी है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ये है मेरी यूनिवर्सिटी की, हम्म, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। इस तरह 4 यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट कर ली। प्रायोरिटी का मतलब ये है कि अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में एडमिशन हो गया ना, जी तो आप सेकंड में यानी एडमिशन ले सकते जी। हैं। तो अगर स यानी फर्स्ट वो रखें जो हाँ, आपकी दिल पसंद है। हाँ, हम्म, वो वहाँ पे मतलब आप बाद में नहीं ये चेंज कर सकते। ठीक है। आपको पहले ही सोच के रखनी पड़ेगी कि भई मेरी प्रायोरिटी ये है। अगर फर्स्ट में हो गया तो सेकंड, फर्स्ट में ना हुआ तो फिर सेकंड में होगा। हम्म। अगर फर्स्ट में ही हो गया तो नीचे वाली तीनों कोई काम की नहीं अच्छा, है। आपका कहने का मतलब ये है कि स्वीडन एडमिशन के लिए कोई आपको कुछ मुश्किल नहीं है, यूनिवर्सिटी द एडमिशन डॉट एस सी पे जाके तमाम इंफॉर्मेशन अंग्रेजी में सब मौजूद है। सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो सब जनाब आपको किसी कंसल्टेंट या किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर मजीद आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आकिब साहब उसका जवाब दे देंगे। अच्छा, ये हो गया जी अच्छा, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जो भी आपके हैं ना, जी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, जी। वो आपने नाम के साथ उधर डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन बना हुआ है उसी पोर्टल पे, अच्छा। वहाँ पे आपने अपलोड कर देने हैं। वो हम्म, यूनिवर्सिटी खुद ही वहाँ से ले लेंगी, मतलब आपने अच्छा अलग-अलग नहीं अच्छा, करना। वहीं अपलोड करने वहीं हैं। पे अपलोड कर देने हैं। कुछ यूनिवर्सिटी आपने हर यूनिवर्सिटी की, जब वहाँ पे आप उसी पोर्टल पे ना हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है। ठीक है। किसी ने लिखा है कि आपने मोटिवेशन लेटर चाहिए, जी किसी ने लिखा है कोई फॉर्म दिया हुआ है, वो फॉर्म आपने यहाँ पे अपलोड करना। तो आपने हर यूनिवर्सिटी के नाम से आपने डॉक्यूमेंट, उसके जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आपने वैसे अपलोड कर देने हैं। जी। जो आपके जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे डिग्रीज हैं, वो हम्म। आपने उसके नाम से अपलोड और कर अगर देने। आपको कुछ ज़रूरत हो किसी चीज़ की वज़ाहत की, तो वहाँ पे ऐसा है कि आप उनको ईमेल करें, आपको वो बिल्कुल, जवाब दें? बिल्कुल, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को ईमेल करें तो रिस्पॉन्स आता है, जवाब आ जाता है? जवाब आ जाता है। मैंने बल्कि 1-2 ऐसे मेरे कंसर्न्स थे भी। जी, अव्वल तो हर चीज़ लिख पड़ी हुई है वहाँ पे, मतलब ठीक है। उन्होंने हर चीज़ डिटेल में लिखी हुई है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन, आपको कोई होता भी है, हुँ। तो आप क्वेश्चन करें तो वो रिप्लाई कर देते हैं। तो जनाब अभी काफ़ी वक़्त है 15 जनवरी में, तो 15 जनवरी तक आप जैसे इन्होंने बताया है वो यूनिवर्सिटीज़ डॉट एडमिशन डॉट एससी पे जाके आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा दें, और इसके बाद फिर अगला मरहला क्या आएगा फिर तैयारी का? अच्छा, आपका एक दफ़ा अगर एडमिशन हो जाता, तो ये आप अप्लाई करते हैं, 15 जनवरी आपकी लास्ट डेट होती है जी। अप्लाई करने के लिए। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, जो मैं हाँ, आपने वो पोर्टल बता है दें, ना, फ़ीस का नहीं जो हमने बात की। आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल है, जो जहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करते हैं, हुँ। उसकी फ़ीस है 900 स्वीडिश क्रोन। वो अराउंड अबाउट 30,000 के अराउंड आप लगा यानी लें। 900 स्वीडिश क्राउन इन चारों जी, जी, एप्लीकेशंस चारों। की जी, फीस। हाँ, वो चारों किया। बेशक आप 2 यूनिवर्सिटी या सेलेक्ट करें, एक करें या 1 करें चार या करें, 4 करें, 900 उसकी देने हैं आपने, 900 स्वीडिश और क्रोन ये आप, नॉन रिफंडेबल है। ये नॉन रिफंडेबल है। आपका एडमिशन हो ना हो हो, या ना हो, नॉन 900 रिफंड, क्राउन हाँ, गया। 900 करोड़ गया, ठीक है, चलें। ठीक है। और ये आपने अप्लाई कर दिया, और ये आपने जो, आप यूनिवर्सिटीज़ पहले ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक लेकिन है। जो फीस की डेडलाइन है ना, वो 15 जनवरी है। अच्छा, फीस की डेडलाइन 15 जनवरी है, या अप्लाई आप पहले भी कर सकते हैं। पहले अप्लाई, मतलब ये है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपने सारे अपलोड कर दें। ठीक है। मतलब 15 जनवरी तक आप उसके अंदर कोई चेंजिंग कर सकते हैं। प्रायोरिटी चेंज कर लिया आपने यूनिवर्सिटी की, डॉक्यूमेंट कोई चेंज कर लिया, तो वो आप चेंजेस कर सकते हैं। 15 जनवरी आपकी लास्ट डेट होती है एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की। तो ये फी कैसे वहाँ पे आप अपना कार्ड, बैंक कार्ड जी, जी, से पे मैंने कर तो देंगे? सिंपल आप क्रेडिट कार्ड से वहाँ पे, क्रेडिट कार्ड से पे हाँ, हो सकती है, पेमेंट कर बैंक कार्ड से, सकते हैं। जी, जी। चलें।
ठीक है जनाब, ये जनाब 15 जनवरी को आपने अप्लाई कर लिया और उसमें आपने अपनी ईमेल दे दी कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। जी जी, वो यानी ईमेल जो है ना, हाँ वो ईमेल जरूरी है, मतलब वो सारा कुछ वो ईमेल के साथ ही आपका लिंक होगा बाद में, मतलब जो हम्म। ईमेल आपने देनी है वहाँ जी, ये जो एजेंट्स भी है मेरे ख्याल वो आपके पे, बिहाफ पे वो भला ईमेल क्या बना करते हैं, लेते हैं, वो ईमेल अपनी ही रखते वो हैं। अकाउंट बना लेते हैं आपके बिहाफ पे, हाँ, वो ईमेल अपने पास रहते हैं अपने और पास, एक्चुअली आपके बिहाफ पे वो आगे बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये ऐसे ही है। अच्छा, इसके बाद फिर 15 जनवरी के बाद मेरे ख्याल 2 फरवरी है शायद, डॉक्यूमेंट्स जो आपके वो रह जी, गए वो हों। ये है कि कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट आपका था, वो हम्म, मिसिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए वो आपको यूनिवर्सिटी बता भी देती है कभी कि भाई आपका आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग है, मिसिंग है। तो वो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। मतलब अगर 15 जनवरी तक अगर आपका डॉक्यूमेंट को रह भी जाए तो परेशानी की बात नहीं है, उसमें मजीद आपके पास 2 हफ्ते होंगे, हम्म, उसमें आप दे देंगे। जी। अच्छा, इसके बाद फिर आपको कब पता चलता है कि अच्छा, आपका एडमिशन जो है वो हो गया है? 27 मार्च को ना रिजल्ट अनाउंस होता है, जी। उसमें आपको पता लग जाता है कि भाई किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है। हम्म, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में हो गया तो हम्म, तीनों में नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले बताया, हम्म, तो जिस यूनिवर्सिटी में हुआ है वो आपको पता लग जाएगा, तो उसका फी वाउचर वगैरह जो है वो आपके पास आ जाएगा। वो हम्म, फीस सबमिट करने की भी कुछ मेरा ख्याल कोई 1-2 मंथ्स देते हैं, ठीक है। लेकिन उसको जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि फिर वीज़े एप्लीकेशन आप तब भी फाइल कर सकते हैं जब आपने फीस सबमिट कर दी है। अच्छा, वीजे से पहले हम इस फी की बात कर लें कि हुँ, यानी आपका जब एडमिशन हो जाएगा हुँ, तो आपने फिर यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फी पे करनी है, बिल्कुल। और ये एक सेमेस्टर की फी पे जी, करनी जी, है। फर्स्ट सेमेस्टर की आपने फीस यहाँ से पे करके जानी है। ट्यूशन फी की जो रेंज है स्वीडन में, मतलब वो आप बताइएगा वो कितनी है अ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में? स्टॉकहोम में जो यूनिवर्सिटीज़ है ना उनकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। हम्म, लेकिन वैसे अगर जनरली बात की जाए तो रेंज फॉल करती है 45,000 से 90,000 के अराउंड, 90,000 1000 तक? स्वीडिश क्रोन तक। ठीक है, जी, एक सेमेस्टर एक की? सेमेस्टर की। ठीक है, अ, सही है। और मास्टर्स 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी 2 होता साल है। का भी होता है। और इसमें फिर ये है कि अगर आपने एक सेमेस्टर की तो आपने पाकिस्तान दे देनी है, पाकिस्तान दे देनी है। और उसके बाद आपकी फिर एप्लीकेशन चली जाएगी वीजा प्रोसेस के लिए। आपने जब वो दे दी, आपके पास एक कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से ना, ठीक है, वो आपने जब वीज़ा फाइल करना है ना, तो वो आपने एप्लीकेशन में लगानी होती है। लगानी है कि जी, मैंने फीस पे मेरा कर दी। एडमिशन हो गया, मैंने हाँ, फीस पे कर दी है, जी, अब मुझे स्वीडन जाने के लिए वीजा दिया जी। जाए। एक होता है नोटिफिकेशन आता है, जो जी, सिलेक्शन, जो आपकी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई है, जी, एक वो नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन रिजल्ट है, और एग्जैक्टली। दूसरी कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट। ये 2 चीज़ें आपको चाहिए वीज़ा प्रोसेस करने के इसके अलावा और क्या आपको चाहिए जब आपने वीजे के लिए अप्लाई करना है एम्बेसी में? अब यूनिवर्सिटी का एडमिशन आपका हो लिए। हो गया है, गया जी, हो गया। अब आप आ गए एम्बेसी में, ठीक है। तो एम्बेसी में एक तो ये अपने जो बताई हैं चीजें ये होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं, उसके अलावा वही जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, अच्छा, वो दोबारा देखते हैं एम्बेसी वो वाले? एम्बेसी पे भी, वहाँ पे भी लगाने हैं आपको। अच्छा, वहां जब भी हाँ, लगाने हैं? वो भी उसके लिए भी ये है कि आपका सिंपल माइग्रेशन की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन शुरू करनी है, और वहाँ जाके आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे भी हर चीज़ गिवन है। अच्छा, ये अप्लाई करने का तरीका भी है कि आपने एम्बेसी नहीं जाना, एम्बेसी नहीं, ऑनलाइन अप्लाई अब करना है। माइग्रेशन migrationswork.se जो जी, जी। जी, migration.se। जी, जी। ऑनलाइन फॉर्म है। वहाँ पे आपने एक अकाउंट बनाना है। जी, वो अकाउंट बनाएँगे तो आप उसी से हमेशा लॉगिन करेंगे। अकाउंट बना के आपने स्टेप बाय स्टेप ना, उन्होंने सारा एक फॉर्म दिया हुआ है। वो फॉर्म आपने फिल करना है, जैसे आपकी पहले पर्सनल डिटेल्स वगैरह हैं, फिर आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर जैसे जिसने फैमिली के साथ अप्लाई करना है, उसने अपनी फैमिली के भी डॉक्यूमेंट, जैसे एफआरसी हो गया, एमआरसी हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया बच्चे का। निकाहनामा ये वगैरह। यहाँ अच्छा, ये सारा ऑनलाइन आपने ये अप्लाई सब करना कुछ ऑनलाइन फॉर्म है। है, और उसके बाद जब माइग्रेशन वालों के पास पहुंचे फिर वो मुतलका एम्बेसी को भेज देंगे? ये आपने वहाँ पे जब जाएँगे, फिर वहाँ पे एक बैंक स्टेटमेंट का भी सेक्शन आता है। ठीक है, ठीक है? वो बैंक स्टेटमेंट भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। उस पे हम तफसील से बात करते चलिए, हैं, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, ये आपने सारा अप्लाई कर दिया और ये जाएगा एम्बेसी। अब बैंक स्टेटमेंट का बताइए वो कितनी को होनी चाहिए, ये मास्टर्स के लिए जो लोग आते हैं? जी। और अच्छा, इसके लिए एक क्राइटेरिया दिया हुआ है माइग्रेशन ने अपनी एक वेबसाइट पे, उसके अंदर है, एक एडल्ट अगर आ रहा है ना, मतलब एक स्टूडेंट आ रहा है कोई, तो एक स्टूडेंट को अ, 4 टू 5 मिलियन के बीच में स्टेटमेंट चाहिए, एक बंदे को 13 मंथ्स के नहीं, वीज़े अच्छा के। हम ऐसे करते हैं जो मंथली एक्सपेंसेस है जी, जी। उस पर हम बात करें। मेरे ख्याल उसमें एडल्ट के लिए 4,500 जी, जी। स्वीडिश क्राउन जो है 4,500 स्वीडिश क्रोन है। एक बंदे का खर्चा जी। महीने का होना चाहिए, और उसके बाद बच्चे का गालबन तकरीबन 2,500 है रफली। जी, जी। तो उस हिसाब से आपने यानी एक साल का आपने शो करना है कितनी नहीं, देर वो का? ये है कि आपने वीज़ा कौन-सा अप्लाई करना है। अच्छा। अब वीज़ा भी, अगर आपका 1 साल का मास्टर है, हम्म, तो आप 12 महीनों का या 13 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका 2 साल का मास्टर है, तो आप
दोनों का भी, मतलब 24 महीनों का भी, 24 मंथ्स का भी अप्लाई कर सकते हो और 13 मंथ्स का भी अप्लाई कर सकते और उसके बाद हो। दोबारा उसके बाद दोबारा जब आपका एक्सपायर होने वाला होगा तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते अच्छा, हो। इसमें ज्यादा बेहतर कौन सा रहता है? इसमें ज्यादा बेहतर तो 2 साल का ही है लेकिन कि उसके लिए आपको बैंक उसके लिए स्टेटमेंट ज्यादा स्टेटमेंट आपकी बड़ी ज्यादा, चाहिए। हाँ उसके लिए अच्छा, क्या। जो 13 माह का क्या लें, मतलब वीजा है, जी जैसे आप आए हैं फैमिली के साथ, एक आप जी के साथ चाइल्ड है, जी। उसके लिए 13 माह के वीजे के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए? 13 माह के वीजे के लिए रफली 7 मिलियन चाहिए आपको। 7 मिलियन रुपीज जी, 6 to 7 मिलियन के बीच में फैमिली के लिए? फैमिली के लिए। और अकेला स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट हो तो 4 to 4.5 मिलियन। 4 टू 4.5 मिलियन। ठीक है। और जब आपने अप्लाई करना है, आपके अकाउंट में ये पैसे हों? ये पैसे हों, और ये पैसे तब तक होने चाहिए जब तक आपको वीजा इशू नहीं हो जाता। नहीं, लेकिन ये कोई बैंक स्टेटमेंट ये तो नहीं, ये कुछ 6 महीने 3 महीने नहीं, ये पुरानी हो? जरूरी नहीं है, मैं लेकिन आपने आज पैसे जमा करा दिए और नहीं, ये कल भी नहीं है। स्टेटमेंट ले लें? क्वेश्चनिंग हो सकती है, हाँ, वो पूछेगा ये पैसे कहाँ से लेकिन आए। वो आप, अगर आपके पास उसका आंसर है कि भाई ये मेरे पास पैसे यहाँ से हैं, तो वो आप उसको आंसर करेंगे तो वो आप उसको टैकल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है कि 6 महीने से आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन टेक्निकली अगर थोड़ा सा पहले से लेकिन कर ये है लें कि तो अच्छा थोड़े है। से पैसे, ये नहीं कि आप सारे पैसे एक दफा डलवा लें, अच्छा थोड़े थोड़े करके आप मेंटेन कर लें तो 1-2 महीने पहले, तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये जनाब आपने बता दिया कि मिनिमम ये बैंक की जो स्टेटमेंट होनी जी चाहिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फिर आप कर देंगे अप्लाई। जी। अच्छा, इसके बाद जो है वो वीजा रेशो कितनी है स्वीडन की? आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरे ख्याल से तो वीजा रेशो बहुत अच्छी है। मैं जानता हूँ कि मेरे साथ काफी लोगों ने अप्लाई किया था, ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों को वीजा मिल गया। अच्छा, जिनको नहीं मिला उनको क्यों नहीं मिला? उनको क्यों नहीं मिला, उनकी रीजन ये है, एक तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हम लोग लिखते हाँ हैं माइग्रेशन, जब आप अभी वीजा अप्लाई कर रहे हैं ना, तो एक एसओपी उसे कहते हैं, मोटिवेशन लेटर या जी स्टेटमेंट जी, ऑफ पर्पस, कि आपका एग्जैक्टली। पर्पस क्या, आपने स्वीडन स्वीडन क्यों जा रहे हैं, क्यों हम्म सिलेक्ट किया, और आपका फ्यूचर क्या गोल, क्या आपने वापस आना है या वहीं पे सेटल होना है, तो इस किस्म की आपने एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी होती है। तो काफी लोग कुछ वहां पे भी गलतियां कर देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक होती हैं। हम्म। जैसे कोई डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे पासपोर्ट आप जब सबमिट कर रहे हो तो पासपोर्ट पे आपका सिग्नेचर नहीं है। हाँ हाँ, ये ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इस पर मैंने एक व्लॉग भी किया था कि जब आप अपना पासपोर्ट दें तो प्लीज उस पर जरूर सिग्नेचर कर लें, हाँ, चेक कर लें। अगर ठीक है, सिग्नेचर नहीं है तो वो सीधा रिजेक्ट कर रिजेक्ट देते हैं। कर रहे। एक आदमी को तो इथोपिया से उन्होंने चक्कर लगवाया था, हाँ पाकिस्तान का, हाँ। कि साइन करके दोबारा हो, जब इथोपिया की कहानी होती थी। ये बहुत, मतलब इस तरह की चीजें जो है डॉक्यूमेंटेशन में काफी स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट है ये जी, स्वीडन। मोटिवेशन की जो अभी आके बता रहे थे, वाकई इसमें पहले भी मैंने कई व्लॉग्स में बात की है, कई के वीजा सिर्फ इस वजह से रिफ्यूज हुए हैं, हालांकि एडमिशन हो गया है, उन्होंने फी भी जमा करवा दी है, लेकिन वो जो वीजा ऑफिसर है वो मुतमिन नहीं हुआ कि आपकी मोटिवेशन क्या है, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। क्यों बोल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अलावा बताना। एक और जो चीज है ना, आपकी प्रीवियस एजुकेशन आपकी मास्टर्स एजुकेशन के साथ लिंक करनी चाहिए। अब एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो अगर अप्लाई कर रहा है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में, तो वो मैच नहीं करती। अच्छा, ये भी मसला है। ये बहुत बड़ा इशू है, ये भी एक मेजर फैक्टर है आपका वीजा रिजेक्शन में। अच्छा, वहां पे आप इंटरव्यू के लिए गए थे अ, यहाँ इस्लामाबाद में? नहीं, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ठीक है हम्म और अगर माइग्रेशन को कोई क्वेश्चन नहीं है, हम्म। तो वो आपको इंटरव्यू, मेरे केस में इंटरव्यू नहीं, मेरी सिर्फ बायोमेट्रिक हुई। अच्छा, सबके इंटरव्यू नहीं होते? नहीं, सबके लेकिन इंटरव्यूज कुछ होते के इंटरव्यू होते हैं। हैं। जी, कुछ के तो इंटरव्यूज वो होते हैं। फिजिकल होते हैं या फोन पे होते हैं? नहीं, फिजिकल इंटरव्यूज होते फिजिकल हैं, होते हैं। एम्बेसी आपको इनवाइट करती है इंटरव्यू के लिए। तो आपको कुछ ऐसा है, कुछ लोगों को जानते हैं जो इंटरव्यूज के लिए गए थे, और जी वो जी। क्या बताते हैं, कैसा वहां पे उनके साथ? इंटरव्यूज ये मतलब बहुत ज्यादा नहीं, वो यही पूछते हैं कि आप स्वीडन, मतलब जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि आप स्वीडन क्यों जा रहे हैं, आपके पास ये स्टेटमेंट है, या स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ये पैसे जी। कहाँ से आए हैं या जो भी है। हम्म। फिर उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंटेशन के, मतलब इस तरह के जो अच्छा, बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये जो सारा प्रोसेस है वीजे का, इंटरव्यू का, ये हम्म, यानी मार्च में तो भी वो आएगी, मेरिट लिस्ट जी जी, लगेगी, मार्च में आपका एडमिशन आएगा। और फिर एम्बेसी में ये जो सारा प्रोसेस है ये कब तक चलता है? अच्छा, मेरे केस में तो ये था कि मेरा 27 मार्च को वो आया था, और मैंने 15 अप्रैल तक फीस जमा करवा दी थी। ठीक है। ठीक है, उसके बाद मुझे वीजा इशू हुआ है कोई 20 अगस्त को। इतना लेट क्यों हुआ? क्या अप्रैल में अगर आपने फी दे दी है जी। तो फिर अच्छा, देखें। मेरी अप्रैल में मैंने फीस दे दी, 15 मई को मेरी बायोमेट्रिक थी। अच्छा। मतलब 15 मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 मंथ्स मुझे लगे हैं वीजा इशू होने में। तो इस दौरान आप उनसे पूछते रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट मैंने करते रहे मैंने हैं? मैंने बल्कि 1-2 दफा वो भी
फॉलो अप किया, लेकिन उनका कोई जनरली रिप्लाई आता कि यू हैव टू वेट, मतलब इसमें कोई, मतलब आप क्या समझते हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा उसमें ये डिले होता है? इस वजह से भी होता है। फिर मुझे एक दो ये आया था, रिप्लाई आया था कि अभी तक कोई वीजा ऑफिसर मुझे असाइन नहीं हुआ मेरे केस को। तो वीजा ऑफिसर असाइन होगा, तो जैसे वीजा ऑफिसर असाइन हुआ उसके एक दो दिन बाद शायद मुझे, तो मकसद ये है कि अप्रैल में आपने फी जमा करवानी है, मतलब और जितना इसके जल्दी से बाद जल्दी हो ना एग्जैक्टली आप तो कहने का मतलब है कि आपको अगस्त में जो है ना वो वीजा ग्रांट हो जाएगा। कई होंगे जिनको जल्दी नहीं, भी मिल कुछ जाता कुछ होगा। ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी बायोमेट्रिक दिया, उसके 2 घंटे बाद उनको वीजा मिल गया। वो वीजा ऑफिसर उनका तेज होगा। मैंने खुद अपने सामने इस तरह का, मेरे ऐसा भी साथ भी हो ऐसे सकता लोग थे है। जिन्होंने अभी दिया, अगले दिन उनका वीजा आ गया। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके बाद जनाब आपका, आप लकी हो, सारे स्टेप्स आपने कामयाबी से कर लिए, आपका जनाब वीजा भी ग्रांट हो गया, फिर आपने करनी है स्वीडन आने की तैयारी। बिल्कुल। इस पर मैंने एक दो व्लॉग्स भी किए हैं कि स्वीडन आते हुए कौन सी चीजें आप साथ लेके आए, कौन सी चीजें ना लेके आए, कुछ मैंने अपनी किताब वतन सानी में भी जिक्र किया है। आप बताइए कि कौन सी चीजें साथ उस वक्त लेके आनी चाहिए और कौन सी चीजें गैर जरूरी वो नहीं लानी चाहिए। अच्छा, वैसे तो देखा जाए तो हर चीज मिल जाती है यहाँ पे, मतलब कोई ऐसी हैं चीजें, जैसे मेरे ख्याल में कुछ मसाले आप वगैरह जो वो सारे मिलते हैं यार यहाँ पे। मिलते हैं, लेकिन हमें नहीं उस टाइम पता था, हम लोगों ने तो उस आप टाइम लेके आ गए। मसाले वगैरह, फिर मेडिसिन वगैरह हमने इकट्ठी की तो वो ले ली। कपड़े वगैरह, कपड़े भी यहाँ मेरे ख्याल से जो सर्दियों के कपड़े हैं ना वो आपको यहीं से आके लेने चाहिए। नहीं, इन्होंने ठीक देखें, जो मेडिसिन अगर आप प्रिस्क्रिप्शन पे है वो अपनी जरूर लेके आएं, मेडिसिन लाजमी लानी और चाहिए। जो रिसेप्ट फ्री मेडिसिन होती हैं जैसे पैरास्टामोल वगैरह या दूसरी एंटी एलर्जिक वगैरह आप लेते हैं वो भी ले आएं। और मैंने उस व्लॉग में कहा अगर आप ग्लासेस यूज करते हैं तो अपनी एक एक्स्ट्रा ऐनक जरूर ले आएं, यहाँ पे बहुत महंगी है। लेंस अगर लगाते हैं वो ले आएं, और अगर आपके कुछ दांतों का मसला है तो वो वहां से ठीक करवा के आएं, हाँ, यहाँ काफी महंगा है। काफी महंगा। और क्या लेके आना चाहिए साथ जरूरी, जो जब आप समझते हैं? और क्या लेके आना विंटर के चाहिए? कपड़े तो बेहतर यहाँ से ही विंटर है। के कपड़े तो यहीं से लेने चाहिए, शूज भी आपको यहीं से लेने चाहिए, शूज भी यहाँ पे बेहतरीन अच्छे, और मतलब उतने ही पैसों में जितने वहां से मिलने। यहाँ मैं ये चीजें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं ना, एकदम आप आगे इतना खर्चा नहीं कर सकते। कुछ बर्तन एक दो होने चाहिए जो यहाँ पे आपको आते ही जरूरत एग्जैक्टली। है। चलें, ये हो गया, इसकी मजीद तफसील आप उस व्लॉग में देखें। अब आप आ गए यहाँ, जी। आप फैमिली के साथ हैं, 3 लोग हैं यहाँ पे, जो एक्सपेंसेस इस पे आप बताइए। वो लोग पूछना चाह रहे हैं कि एक फैमिली का कितना खर्चा है, घर का किराया, बिजली का बिल, ब्रॉडबैंड, खाने पीने का, ये सारा, तो इस पे आप बताइएगा। अच्छा, मैं अपने केस में अपनी बात करता हूँ। जैसे मैं एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, और मैं सिटी से कोई 1 घंटा दूर रह रहा हूँ, मतलब 35 किलोमीटर है 35 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हाँ, ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको 1 घंटा लग जाता। जी। तो इधर आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, स्टूडियो अपार्टमेंट 6000 to 7000 करोन, स्वीडिश करोन के बीच में, 6 से 7 हजार महीने का जी किराया। जी महीने का। तो स्टूडियो अपार्टमेंट को बता दें क्या उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट में ये है कि एक ही 28 मीटर स्क्वायर का अपार्टमेंट है, उसके अंदर ही किचन है, एक हॉल टाइप है, उसके अंदर ही किचन है, अंदर ही एक आपका बेडरूम स्पेस है, साथ एक छोटा सा स्टोर है, एक वॉशरूम है, और वॉशरूम के अंदर ही आपकी वो वॉशिंग मशीन वगैरह ये सब, यानी 6-7 हजार क्राउन उसका किराया है। जी जी। और इसके अलावा बाकी उसके बिजली का बिल, बिजली का बिल और ब्रॉडबैंड वगैरह आप 1000 ऊपर लगा लें, चले, यानी तकरीबन 7 से 8 हजार आपका किराए का खर्चा है। 8,000 आप लगा ठीक है। और जैसे आप हैं, मतलब कपल हैं जी, और एक बच्चा आपका, खाने पीने के एक्सपेंसेस कितने लगाएंगे आप महीने? ग्रोसरी अगर आप करें ना, अच्छी ग्रोसरी में हमारा खाना पीना अगर अच्छा करें, चिकन वगैरह ये वो, मतलब दाल रोटी पे ना सिर्फ रहें, अगर अच्छा खाना पीना करें ना, 2500 to 3000 स्वीडिश करोन में आप अच्छा खाना पीना कर सकते हैं। 3,000 हो गया खाने पीने का। 3,000। ठीक है। और इसके अलावा थोड़े अदर एक्सपेंसेस, आपने ट्रैवल कार्ड भी ट्रैवल आपका कार्ड अगर स्टूडेंट है, 1000 करोन का नहीं है। अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट पे डिस्काउंट मिल जाता है, 650 है। अच्छा, ठीक और है। अगर आप स्पाउस ने लेना किसी ने तो वो 1000। ठीक है। तो यानी ये नटशेल में अगर एक जो मिनिमम एक्सपेंसेस अभी आपने बताया, इसका मतलब ये है कि तकरीबन 11 to 12,000 जो है वो एक फैमिली की बात है, फैमिली का खर्चा है। अकेले का इससे हाफ अकेले का अगर आप शेयरिंग में रहते हो, फिर अकेले हो जाहिर है आप पूरा एक अगर अपार्टमेंट नहीं ले रहे तो शेयरिंग में आपको 3000 के अंदर बेड स्पेस मिल जाती है। ठीक है, वो आपका हाफ हो गया ऑलमोस्ट। सही है। ठीक है, फिर वो आपका जो ग्रोसरी है, ग्रोसरी भी आपको जो 3000 लग रहा है वहाँ 2000 लगेगा फिर। हाँ, उसमें लेकिन ये है कि उसमें आपको खाना पकाना आना चाहिए, हाँ आपकी वो बारी लगेगी, हाँ आपने रोटियां भी बनानी है,
और काफी 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 सफाई भी करनी है, ये सारे काम चैलेंजेस हैं काफी। तो फैमिली के साथ जरा आदमी थोड़ा वीआईपी रहता है। हाँ क्या हाँ, ख्याल है? ये तो अच्छा, ये हो गया जनाब आपके लिविंग एक्सपेंसेस और सारे, और अगर आपके बच्चे हैं तो वो यहाँ तालीम और आपके जी, लिए मेडिकल वगैरह ये वो ये सारा है फ्री कि है। मेडिकल फ्री वो है। फ्री से मुराद ये है कि वो हम लोग भी फी देते हैं या मेडिसिन की वो जो यहाँ के नेशनल्स देते हैं वो सेम आप लोग देंगे, जी, मैं आपको वो एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अगली बहुत ये कि यहाँ पे काम मिल जाता है। काम ज़ाहिर है थोड़ी शुरू में आपको चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन ये है कि मैंने मैंने यहाँ अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं, ये है कि आपको डिलीवरी की जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं। जैसे ये फूड फूड डिलीवरीज। डिलीवरी वगैरह की, फूड डिलीवरी के अलावा दूसरी ये पार्सल डिलीवरी वगैरह की, जी, ये हाँ जी। कुछ कंपनीज हैं, यहाँ पे आपको जॉब्स मिल जाती हैं। मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स आके ये करते हैं क्योंकि इसमें आपके पास एक तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइम की, जब मर्जी कर जब लें। मर्जी पार्ट टाइम आप काम कर सकते हैं। हम्म, और मेरे केस में तो ये है कि मैं एक साथ रिमोट जॉब कर रहा हूँ, जी। मतलब पाकिस्तान से ही मैं वो अभी उसी को कंटिन्यू किया हुआ। हम्म, तो लेकिन ये है कि जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स हैं वो ये है कि फूड डिलीवरी वगैरह जो वो आपको इजीली या फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स वगैरह पे जॉब या इस उधर तरह भी की। मिल जाती हैं, लेकिन उधर के लिए आपको थोड़ी सी एक जो लैंग्वेज बैरियर आता है आपका, कि जहाँ अगर आपकी कस्टमर फेसिंग जॉब है तो वहाँ वहाँ पे स्वीडिश, हाँ आपको जी। आपको स्वीडिश आनी चाहिए। अच्छा, ये आपने जो भी नॉन टेक्निकल जॉब्स की बात की है, हम्म, फूड डिलीवरी वगैरह, ये वो आप मुख्तलिफ लोगों से मिले होंगे, जी। महीने के कितने पैसे कमा लेते हैं वो? कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे भी निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा से मुराद है कोई 30,000 तक भी निकाल रहे हैं अच्छा, फूड डिलीवरी से। ठीक है। लेकिन कुछ ये अब डिपेंड कर रहा है ना आप वो तो कितनी करते देर, वो करते वो होंगे, एक किस्म का मतलब फुल टाइम काम कर रहे हैं। 7 days और 7 वीक। to 8 आवर्स पर वीक, हाँ, पर डे काम कर आठ रहे दस हैं। घंटे करते हैं हाँ, फिर जाके। फिर जाके ठीक अगर है। आप कर रहे हैं कोई वीक में आप 20 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं, 20 आवर्स पर वीक में आप मेरे ख्याल से 15,000 स्वीडिश ये करोड़ अपना का खर्चा निकाल खर्चा सकते हैं, निकाल सकते हैं क्योंकि आप। आप स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ने भी तो जाना है जी, ना। जी, और आपने मतलब ज़ाहिर है 8 to 3 बिल्कुल। 4 वो आपकी क्लासेस हैं, उसके बाद जो आप यूनिवर्सिटी काम भी कर है, सकते हैं ना, या वीकेंड्स पे कर सकते वीकेंड्स पे हैं। कर सकते बिल्कुल, बल्कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे मैंने कई दफ़ा ये गुजारिश की कि अगर आप आ रहे हैं तो आप पढ़ें ज़रूर, अपनी तालीम ज़रूर मुकम्मल करें, उसको छोड़ें नहीं। हैं। हाँ, साथ वो तो आप वैसे थोड़ा भी काम भी अगर करें। अगर आपका सेटलमेंट का प्लान है तो आपका 30 क्रेडिट्स या फिर यूनिवर्सिटी को आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो आप सेटलमेंट की अच्छा, तरफ ये जा। तो हो गया नॉन टेक्निकल जॉब। हम्म, अब वो लोग ये भी पूछते हैं कि बाज जैसे आप आए हैं फैमिली के साथ स्पोर्ट्स वीजे के साथ, या वो उनकी अहलिया स्टूडेंट होती हैं या जी, खुद होते हैं, एक आदमी उनमें से फुल टाइम जॉब कर सकता है। जो मतलब उनके जो प्रोफेशनल जॉब है टेक्निकल, फॉर एग्जांपल कोई सिविल इंजीनियर है, किसी ने जनाब एमबीए किया है, किसी ने जनाब मीडिया में कुछ डिग्री ली है, या किसी की जो फार्मेसी में है, किसी और में है, उन या इंजीनियर है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, उनको उस तरह से वो जॉब मिल सकते हैं वो? जी, मिल सकती हैं। ज़ाहिर है थोड़े चैलेंजेस तो आते हैं शुरू में, लेकिन मैंने अपने साथ ऐसे भी लोग देखे हैं जो हमारे साथ आए थे, उनको 1-2 लोगों को जॉब मिली है, व्हाइट ये- कॉलर जॉब मिली है। अच्छा, और बल्कि मैंने भी कुछ जॉब्स पे अप्लाई किया था, 1-2 इंटरव्यूज़ मैंने भी दिए हैं। अच्छा। अभी तक कोई फाइनलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं। ये है कि चलो रिस्पॉन्स तो आया है ना। तो ज्यादा किस किस्म के प्रोफेशंस में जॉब के चांसेस हैं स्वीडन में, आपने क्या देखा है? मेरे ख्याल से आईटी में आपके चांसेस ज़्यादा हैं, जी। मेडिकल में भी चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो स्वीडिश लैंग्वेज एक मेन रिक्वायरमेंट है। नहीं नहीं, मेडिकल के लिए तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, मैंने नहीं, मेडिकल के लिए तो आपको पहले वो जनाब स्वीडिश आपको आम स्वीडिश की, आनी मैं है, इसलिए तो कह रहा हूँ, फिर वो स्वीडिश की उसमें भी कम कोई से कम वो। 1 साल लगेगा, फिर आपको स्वीडिश मेडिकल का सबसे मुश्किल है स्वीडन में। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि देखने वाले लोग इससे मिसगाइड ना करें, क्योंकि उसमें आपने नॉर्मल स्वीडिश सीखनी है, फिर आपने कोई जो है वो स्पेशल, टेक्निकल हाँ, स्वीडिश, टेक्निकल फिर स्वीडिश। आपने यहाँ इम्तहान देना है, वो इम्तहान खासा मुश्किल है। इम्तहान को पास करना है, उसके बाद फिर आपने ट्रेनिंग करनी है, इसमें इतना ईजी नहीं है। मेरा मेरा जो बैकग्राउंड है वो आईटी से है, तो मुझे ज्यादा आईटी का आइडिया। अप डाउन तो जाहिर आप चीजें काफी पहले से तो मुश्किल हुई हैं बिल्कुल। या ये आप वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई ने जहाँ पे 10 बंदे चाहिए थे वहां पे अब 2 बंदे काम जी हाँ, कर रहे इवन जब हम खरीदारी करते हैं वहां पे काउंटर पे वो लोगों की बजाय आपने देखा है, हैं। बिल्कुल, वो आप खुद वहां पे जाके खुद स्कैन कर रहे हैं, खुद मतलब पेमेंट कर रहे वो हैं। 10 बंदों का काम जो है ना वो उन्होंने खत्म कर खत्म दिया और कर वो दिया। मशीनें लगा दी हैं। अच्छा, ये यानी सिलसिला। अब आखिर में हम आ गए, आपने तकरीबन वो तमाम बातें बता दी हैं जो बहुत अहम है, और यहाँ लोगों को भी यहाँ के रहने वाले स्टूडेंट्स भी और पाकिस्तान में भी जो हैं या आना चाहते हैं उन सब के लिए बड़ी अहम होगी। अब आखिर में ये आप बताइए
कि आपका इंटरव्यू वो लोग देख रहे हैं जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं आने की, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि यार हमें स्वीडन जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, फैमिली के साथ जाएं, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पे हमने बात तो की है, लेकिन आप मशवरा क्या देंगे उनको? देखिए, मशवरा ये है कि तैयारी के साथ आए, अपने माइंड में ये एक चीज़ रखें कि मतलब अपने एक्सपेंसेस 4-6 महीने के 2 सेमेस्टर की फीसेस आपके पास होनी चाहिए। 2 सेमेस्टर 2 की, सेमेस्टर एक की। तो आपने पाकिस्तान पे एक करनी है। पाकिस्तान में पे करनी है, ठीक है? उसके बाद एक सेकंड सेमेस्टर की फीस आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। उसकी हाँ रीज़न ये है जी कि जब आप यहाँ पे आते हैं, तो उसके कुछ, जैसे मैं आया था, मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं सितंबर में, जी और मेरी सेकंड फ़ी की डेडलाइन थी 1st ऑफ दिसंबर, जी। मतलब आफ्टर 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ आपने आफ्टर अगली अगली और फीस देनी है। 1st ऑफ दिसंबर नहीं, मतलब आप उसको समझिए कि 15 दिन पहले आपने फीस जमा करवानी, क्योंकि उसके प्रोसेसिंग में भी टाइम लगेगा। नहीं, यूनिवर्सिटी अभी तो आपका जो फर्स्ट वो सेमेस्टर भी तो वो वो आपने खत्म भी पास नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। लेकिन वो सेकंड सेमेस्टर की फीस आपसे पहले ले लेते हैं। हम्म। और 2 सेमेस्टर की आपके पास फीसेस हों, और आपके पास कोई 4-5 महीने का एक्सपेंस हो, मतलब लिविंग एक्सपेंस, तो फिर आप सर्वाइव कर बड़ा सकते हैं। अच्छा समराइज आपने किया कि एक तो 2 सेमेस्टर की फी, फॉर एग्जांपल अगर वहां पे 50,000 है तो तो 1 मतलब लाख 1 स्वीडिश लाख क्राउन स्वीडिश आपके क्रोन पास आपके पास होना चाहिए होना फी चाहिए। के लिए। हाँ, और अगर जैसे इन्होंने बताया कि 12,000 क्राउन जो है वो एक कपल के लिए, एक जिनके साथ एक हाँ, बच्चा हो, उनका हाँ, महीने के एक्सपेंसेस हैं, जी। तो कम से कम 6 महीने का खर्चा आपके पास ये जी, हो, हो 6 नहीं तो कम से कम 4-5 महीने का लाज़मी, 4 4-5 महीने का का जरूर हो, हो। ज़रूर इसके हो। बाद हो सकता है आपको उसके काम बाद शाम ये है मिल कि जाए। कोई आप काम शाम, क्योंकि देखें, आप जब आते हैं ना, आपको पर्सनल नंबर जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है यहाँ का, वो लेने में ही आपको 2 महीने लग जाते हैं। हाँ फिर जी बैंक जी। आईडी आपकी बनती है, हाँ, उसके बाद जाके आपको कोई जॉब काम शॉप शाम मिल मिल सकता है। सकता है। अच्छा, इसके बाद अगली बात, जब अगर आपने 2 साल का करना है मास्टर्स, तो आपने 13 माह का वीजा लिया है, फिर इसके बाद आपने जब रिन्यू वीजा यहाँ जी, करवाना है, फिर आपको स्टेटमेंट रखवानी फिर है। बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। फिर बैंक स्टेटमेंट रखवा फिर आपने 12 महीने का अप्लाई करना, तो फिर 12 मंथ्स की आपको स्टेटमेंट रखवानी पड़ेगी। और इसके बाद मजीद आप क्या मशवरे देना चाहेंगे जो लोग आ रहे हैं, कौन सी ऐसी अहम चीजें हैं उनको वो मिस ना करें, उनको परेशानी ना हो, जिसमें वो बेहतर तरीके से आगे जाएं? एक तो ये है कि मैंने आपको बताया कि आपको फाइनेंशियली ज़रा थोड़ा-सा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, फीस वगैरह और ये खर्चा होना चाहिए। दूसरा ये है कि थोड़ा-सा स्वीडिश लैंग्वेज हम्म। पे काम स्टार्ट करें, और कुछ एक्स्ट्रा स्किल वगैरह सीख लें, तो ये है कि आपको जॉब के चांसेस वगैरह बेहतर हो जाते हैं। जैसे कोई जिसको कोई हेयर कटिंग का काम आता है, तो वो यहाँ पे उसकी उसकी जॉब्स आपको लोग मिल जाती हैं। फिर कोई और है, कोई मैकेनिक का वगैरह का काम आता है, तो उनकी जॉब्स वगैरह, मतलब उन जॉब से बेहतर है, जैसे इनमें आपके पैसे भी ठीक बन जाते हैं, और जी हाँ, ये जॉब भी बिल्कुल मिल जाती है बिल्कुल आपको। इन्होंने दुरुस्त कहा है। एक तो लैंग्वेज आपको आते जो ही आप आए, अभी तो आजकल तो बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं हम्म, लैंग्वेज के लिए, तो आप लैंग्वेज जो है ना उसको सीखना शुरू करें। कुछ मैंने भी स्वीडिश के जो है वो वो है जो लगाए पार्ट हुए टाइम, लेक्चर्स। जी, मतलब आपको सर्वाइवल के लिए आपको जरूरत। सर्वाइवल। लेकिन बाकी इन्होंने सही कहा है कि यहाँ पे अगर जो टेक्निकल लोग हैं, ये भी मैंने एक ब्लॉग किया था कि अगर आपने यहाँ आना है, तो जो लोग जैसे इन्होंने कहा जी हेयर कटिंग का, या अगर आपको उनको लकड़ी का काम आता है, प्लम्बर है, हम्म, इलेक्ट्रिशियन है, गाड़ी का काम आता है, बिजली, वो लोग वाकई जो है वो बजाय इधर उधर जाके वो फूड डिलीवरी से, वो से ज्यादा जो है वो उनकी अर्निंग कम हो काम जाती करके ज्यादा पैसा है। कमा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई ऐसी खास बात अगर हमने इस गुफ्तगू में मिस की हो? खास बात, आई गेस, मेरे पास जो मेरा जो एक्सपीरियंस था, वो तो जी, मैंने काफी शेयर कर दिया आपसे। ये जनाब हमारी गुफ्तगू है आज जो आकिब चौधरी साहब के साथ हमने की है। इसके हवाले से आप बताइए आपको ये कैसी लगी है, और अगर आपके इसके बावजूद कुछ सवाल हों तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये हमारे करीब ही हैं, हम दोबारा किसी दिन फिर जी बैठ जी जाएंगे, जी, जरूर। आपके उन सवालों को हम एड्रेस करने की कोशिश इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। और हम चाहेंगे कि जो है वो लोग जो अपने ख्वाब लेके आ रहे हैं जी जी। इस मुल्क में, उनके ख्वाब पूरे हों। अगरचे यहाँ अगले साल तब्दीली आ रही है, यहाँ पे इलेक्शंस हैं सितंबर में, वो एक मैं व्लॉग बनाऊंगा बहुत जल्द कि अगले साल स्वीडन में क्या कुछ नया होने जा रहा है, नए कानून इमिग्रेशन के हवाले से भी काफ़ी बन रहे हैं। मकसद यही है कि अगर कोई आदमी आना चाहता है तो उसको तस्वीर के दोनों रुख का पता हो, बिल्कुल। उसको मतलब ये भी पता हो कि ये चैलेंजेस मुझे हो सकते हैं हम्म, यहाँ आने के बाद। फिर आपके जब आप इतने एक्सपेंसेस कर लें, और अगर आप एक सेमेस्टर की फी भी तकरीबन 50,000 क्राउन या 60 दे दें। 50,000 भी आपको साइड किसी सिटी वगैरह में मिलेगी, हाँ स्टॉकहोम में नहीं आपको एग्जैक्टली, तो 50,000 में। जैसे ये कह रहे हैं तो फिर जाहिर है कि इससे पहले मेरा ख्याल है कि आप इस इंटरव्यू को दोबारा देखें,
और इसमें अगर मजीद सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। चौधरी साहब आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो अगर आप मजीद को सवाल आए तो फिर जी इंशाल्लाह जी फिर हम बिल्कुल ठीक है जी, हाजिर हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू।